एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिगमंड फ्रायड की साइको एनालिटिक थ्योरी की, जो आपका यूनिट 3 का पार्ट है पर्सनैलिटी चैप्टर में। ठीक है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस आपका जो चैप्टर है यूनिट 3, उसमें पर्सनैलिटी में हम लोग सिगमंड फ्रायड का व्यक्तित्व का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। तो इसी को हम आज देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। सिगमंड फ्रायड की इनकी थ्योरी देख लेते हैं। इनका जो है जन्म का समय 1856 से 1939 का डेथ का समय था। इन्होंने 40 साल के अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के बाद व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे व्यक्तित्व का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत कहा गया। साइको एनालिटिक थ्योरी। मनोवैश्लेषिक सिद्धांत मानव प्रकृति या स्वभाव के बारे में कुछ बेसिक अजम्पशंस पर आधारित होता है, पूर्व कल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है, तो इन पूर्व कल्पनाओं पर आधारित सिद्धांत को 3 मुख्य भागों में बांटा गया था। ये पार्ट थे व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गति और व्यक्तित्व का विकास। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इन तीनों के अंतर्गत ही आपको सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को पढ़ना है। 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखिए व्यक्तित्व की संरचना। यहाँ पर इसके ये 2 पार्ट इन्होंने बताए थे। एक था आकारात्मक मॉडल और फिर संरचनात्मक मॉडल। उसके बाद फिर इसको भी 3 पार्ट में बताया गया था। ठीक है, तो इस तरह से चेतन, अर्धचेतन और अचेतन इधर आए थे, और इद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, एक चार्ट के फॉर्म में है। इसका पूरा जो है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो वो आप समझ लीजिएगा। व्यक्तित्व की गतिकी, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 पार्ट में आगे हम देख लेते हैं। और व्यक्तित्व का विकास, इसको इन्होंने 5 स्टेजेस में बताया था। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन आपको समझ में आएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर हैंड राइटिंग में ही दिया है, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसको एक बार देख लेंगे तो ये आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत था 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का विकास। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना तो क्लियर है विज़न। और क्योंकि ये हैंड रिटन में ही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, इसके लिए और कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। देखिए, व्यक्तित्व की संरचना है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया, आकारात्मक मॉडल और संरचनात्मक मॉडल। ठीक है, फिर इसके भी 3 पार्ट थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उसके बाद देखिए संरचनात्मक मॉडल, ये हम 1 बाय 1 आगे देखते हैं कि इनके अंतर्गत क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इद, ईगो और सुपर ईगो, ये संरचनात्मक मॉडल के अंदर आया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, थोड़ी भी मिस्टेक हुई, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, क्योंकि इन स्टेजेस से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो व्यक्तित्व के विकास में, ये आपको सारी स्टेजेस यहाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, रक्षात्मक युक्तियों से भी बनते हैं। ठीक है, तो ये आप 1 बाय 1 पूरा समझिएगा, और ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कवर करना मुश्किल है, तो इसमें हम पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं, और वो यहाँ तक है आपका व्यक्तित्व की गतिकी। आगे हम सेकंड पार्ट में ये रक्षात्मक युक्तियाँ और व्यक्तित्व का विकास, ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व की जो गतिकी थी, इसके भी 3 पार्ट थे, मूल प्रवृत्ति, चिंता और रक्षात्मक युक्तियाँ। फिर व्यक्तित्व का विकास, ये जो इसका 3rd स्टेज है, उसमें ये 5 स्टेजेस थी। मुखावस्था, मुखावस्था मीन्स ओरल स्टेज। ठीक है, गुदावस्था एनल स्टेज है। फिर है लिंग प्रधानावस्था, फैलिक स्टेज है। नेक्स्ट है अव्यक्तावस्था, लेटेंसी स्टेज। और फिर है जनेंद्रिय अवस्था, जेनाइटल स्टेज। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद रक्षात्मक युक्तियाँ और ये पार्ट हम आपको सेकेंड पार्ट में देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व की संरचना बताया ही था कि इसमें 2 मॉडल का उन्होंने बताया था, 2 मॉडल का निर्माण किया, आकारात्मक मॉडल और संरचनात्मक मॉडल।
फिर आकारात्मक मॉडल में कहाँ पर, वो कैसा मॉडल होता है जिसमें संघर्ष में परिस्थितियों की गत्यात्मकता उत्पन्न होती है आकारात्मक मॉडल में। तो मतलब मन का यह पहलू सचमुच में व्यक्तित्व के गत्यात्मक शक्तियाँ, जो डायनामिक फोर्सेस होते हैं, उनके बीच होने वाले संघर्षों का एक कार्यस्थल होता है ना। तो ये हो गया आकारात्मक मॉडल। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में। तो यहाँ पर ये डायनामिक फोर्सेस का एक संघर्ष होता है। इसी को 3 लेवल में इन्होंने बांटा, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। आप देखते हैं चेतन, देखिए यह फिगर है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। यहाँ पर ये देखिए, ये जो अर्धचेतन है, ये चेतन और अचेतन के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, ये जो अचेतन का ये वॉल्यूम है, जो स्पेस एरिया है इसका, बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अचेतन अनुभूतियों का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इसकी तुलना में जो फ्रायड जी थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में इसको लार्ज बताया और बहुत महत्वपूर्ण बताया। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया है, या चित्र में देखने से, ये आपके इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि किसका जो है एरिया क्यों ज़्यादा बड़ा है ना। फिगर दिखाने का मतलब ही है क्यों है, इसको भी आपको समझना चाहिए। चेतन थोड़ा कम, फिर अर्धचेतन, फिर अचेतन, इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। अचेतन अनुभूतियों का प्रभाव हमारे व्यवहार पे अधिक होता है, इसलिए चेतन और अर्धचेतन की तुलना में इसका एरिया लार्ज है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया। आगे देखते हैं चेतन। चेतन से तात्पर्य क्या होता है? मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वो सभी अनुभूतियाँ और संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है। तो चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभवों से होता है, इंस्टेंटेनियस, मतलब तुरंत का जो प्रभाव होता है वो चेतन में होता है, वर्तमान स्थिति जो होती है। तो ये हो गया कॉन्शियस माइंड। अर्धचेतन, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, इसमें क्या होता है? ये सचमुच में ना तो पूर्णता चेतन होता है और ना ही पूर्णता अचेतन। फिगर में आपने देखा, ये बीच की अवस्था थी, दोनों के बीच पुल का काम कर रहा था। तो इसमें कौन सी इच्छाएं होती हैं? वो इच्छाएं, विचार, भाव होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते हैं, परंतु प्रयास करने पर ये हमारे चेतन मन में आ जाते हैं, कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। इनके और नाम क्या हैं? प्री कॉन्शियस या फोर कॉन्शियस या अवेलेबल मेमोरी से भी इसको जाना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि अर्धचेतन चेतन और अचेतन के बीच ब्रिज का काम करता है ना। इसको ऐसे समझिए जैसे आप कहीं किताब रख के अपनी भूल गए, तो क्या होता है कि आप उसको ढूंढ रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप ढूंढ रहे हैं, आपको अचानक याद नहीं आता है कि मैंने वो किसी को दे दी या किसी और सेल्फ में रख दी है, लेकिन फिर क्या होता है, बहुत प्रयास करने पे फिर आपको याद आता है कि नहीं, वो तो मैंने नोटबुक शायद किसी को दे दी है। ठीक है, तो यही होता है अर्धचेतन की स्थिति। आगे देखते हैं अचेतन। फ्रेंड्स, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। फिर देखिए अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर ये क्या होता है? अचेतन का शाब्दिक अर्थ होता है जो चेतन या चेतना से परे हो। तो अचेतन मन में रहने वाले विचार और इच्छाओं का स्वरूप क्या होता है? सेक्सुअल, असामाजिक, एंटी सोशल होता है, इमोरल होता है, अनैतिक और हेटफुल होता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि कुछ अनुभव हमारे इस प्रकार के होते हैं जो ना तो चेतन में होते हैं और ना ही अर्धचेतन में, वो किस में आएंगे? अचेतन में होते हैं। तो इस तरह से अचेतन जो होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी इच्छाएं और विचार होते हैं जिनको दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में पूरा करना संभव नहीं होता है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे बता रहे हैं ना, असामाजिक और अनैतिक। तो हम क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो नैतिक दायरे से परे होते हैं, जिनको कि समाज स्वीकार नहीं करता है, तो वो आपके कहाँ आते हैं? अचेतन स्थिति में आते हैं। तो जब ये पूरा नहीं हो पाते हैं तो ये चेतन से हटकर अचेतन में रिप्रेस हो जाते हैं, दमित हो जाते हैं, मतलब वो इच्छाएं दब जाती हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती हैं, वहाँ पे दब जाती हैं। तो इस तरह से फ्रायड ने बताया कि अचेतन अनुभूतियों और विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर चेतन और अर्धचेतन की अनुभूतियों विचारों से अधिक होता है। यही हमने पहले बताया। यही बात है कि फ्रायड ने अपने सिद्धांत में अचेतन को अर्धचेतन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और लार्ज बताया। इसका जो चित्र था उसमें इसको लार्ज एरिया का बताया था। ठीक, तो ये हो गया आपके चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। किस में बात की हमने? आकारात्मक मॉडल में। अब हम देखते हैं संरचनात्मक मॉडल, गत्यात्मक, डायनेमिक या स्ट्रक्चरल मॉडल।
आप वो फिगर एक बार देख लेंगे ना, क्लासिफिकेशन बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो ये लगता है बहुत बिखरा हुआ है, ये थ्योरी बहुत बिखरी हुई है, लेकिन आप फिगर देख लेंगे तो वो तुरंत आपको समझ में आएगा। गत्यात्मक मॉडल से मतलब उन साधनों से होता है जिनके द्वारा मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। अब मूल प्रवृत्तियाँ वही जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं जो मानव के व्यवहार, जो विचार और क्रियाएं, इन सब के लिए एक फोर्स का काम करती हैं, एक शक्ति का काम करती हैं और आगे उसी को मोटिवेट करती हैं कि ये काम करो। सुख दुख है, ये सारी चीज़ें मूल प्रवृत्ति में आती हैं। तो इसमें कौन कौन से एजेंट्स हैं, इसमें देखिए इद, ईगो और सुपर ईगो, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये संरचनात्मक मॉडल की बात कर रहे हैं, मतलब व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत ये डायनेमिक मॉडल के। अब इसमें ईद को देखिए, ईद क्या है? व्यक्तित्व का जैविक तत्व है जिसमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होती हैं, है ना, मूल प्रवृत्ति की बात की है, तथा जो असंगठित, कामुक और आक्रामकतापूर्ण तथा नियम को मानने वाली नहीं होती हैं। इस तरह से ईद क्या होता है? पूर्णतः अचेतन होता है, परंतु इसका संबंध क्या है? वास्तविकता से नहीं होता है। तो इसमें जैसे बताया इन्होंने कि नवजात शिशु में क्या होता है? मूल प्रवृत्तियों की ही भरमार होती है। तो जो ईद का सिद्धांत है वो आनंद का सिद्धांत इसके द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों का मुख्य उद्देश्य आनंद देने वाली प्रेरणाओं की संतुष्टि करना होता है। इसे उचित अनुचित, विवेक अविवेक, समय स्थान, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ईद जो है अचेतन होता है, इसलिए इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। मतलब जैसे शिशु की बात यहाँ पे कहते हैं, तो शिशु का क्या है? उसका काम है कि उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको बढ़िया लगना चाहिए, आनंद, प्लेजर महसूस होना चाहिए। तो इसलिए वो अपने अंगूठे को चूसता है, रोता है, हंसता है, जो उसका मन होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो वास्तविकता के दौर में नहीं है, तो उसको जो अच्छा लगता है, मतलब वो आनंद की स्थिति में रहना चाहता है। यही चीज़ उन्होंने कही है कि ईद की भी स्थिति यही होती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि ये जो ये आनंद का सिद्धांत है या वास्तविकता का सिद्धांत है, ये आगे आपके और है ना, ईद, ईगो, सुपर ईगो, तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये हमने ईद की बात कर ली, ठीक है, किससे संबंधित है? आनंद सिद्धांत से। ईगो, ये क्या होता है? गत्यात्मक पहलू का दूसरा इम्पोर्टेंट जो है इसका लेवल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ईगो दूसरा भाग है। जन्म के कुछ दिन बाद तक बच्चा क्या होता है? ईद की प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब आनंद की स्थिति में रहना चाहता है, परंतु सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों के कारण उसके ऐसी प्रवृत्तियों या इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिससे उसमें क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, और फिर उसका संबंध रियलिटी से होता है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, सामाजिक प्राणी बनने लगता है, तो इस तरह से वो चीज़ों को समझने लगता है ना। तो यहाँ पर उसमें निराशा होती है, उसको वो चीज़ करने की आज्ञा नहीं होती है। तो इस तरह से उसमें ईगो का विकास होता है। अतः ईगो क्या है? मन का वो हिस्सा है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। तो ये इसका सिद्धांत क्या हुआ? वास्तविकता का सिद्धांत हुआ, जो बचपन में ईद की प्रवृत्तियों से ही जन्म लेता है, मतलब अब वो रियलिटी के स्टेज में आ रहा है ना। तो यही हो गया कि ईद के बाद ईगो का विकास हुआ और मैच्योर लेवल पे हुआ। अतः जो ईगो है ये रियलिटी प्रिंसिपल द्वारा नियंत्रित होता है, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, ठीक है, और वातावरण की वास्तविकता के साथ इसका संबंध सीधा होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ईगो क्या होता है? अंशतः चेतन, अंशतः अचेतन तथा अंशतः अचेतन होता है। इसमें तीनों ही स्टेज होते हैं थोड़े थोड़े लेवल पे, इसलिए इन तीनों स्तर पर ही मतलब इन तीनों ही स्तर के द्वारा इस पर नियंत्रण मतलब इस पर कोई भी निर्णय लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही लेवल होते हैं, चेतन, अचेतन और अचेतन। तो ये ईगो की बात हो गई है ना। आगे देखते हैं, फिर है सुपर ईगो। सुपर ईगो जैसा कि नाम से ही है, ये ईगो से भी ऊपर होता है, और यहाँ पर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो अपना आइडेंटिफिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ करता जाता है, जिससे वो सीख लेता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस तरह से सुपर ईगो के विकास की शुरुआत होती है। यहाँ सब मैच्योरिटी की बात हो रही है। तो इस तरह से सुपर ईगो को व्यक्तित्व का मोरल और एथिकल ब्रांच माना जाता है, जो व्यक्ति को बताता है कि कौन सा कार्य अनैतिक है और कौन सा नैतिक है, अनैतिक है, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब चीज़ें उसको बताता है।
तो यहाँ पर सुपर ईगो क्या होता है, विकसित होकर ईद की आक्रामक और जो अनैतिक प्रवृत्तियाँ होती हैं उन पर रोक लगाता है। सुपर ईगो क्योंकि और डेवलप स्टेज है ना, ईद ईगो और फिर सुपर ईगो। तो दूसरी ओर क्या होता है, मतलब ये ईद की जो है अनैतिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है और दूसरी ओर ईगो को वास्तविक लक्ष्य से हटाकर नैतिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल हुआ आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल हो गया। तो ठीक है, ये हो गया सुपर ईगो। और सुपर ईगो में भी जैसे कि ईगो में था तीनों ही स्टेजेस थी, तो यहाँ पर भी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीनों ही स्तर होते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखिए फिर रहता है व्यक्तित्व की गतिकी। गतिकी जो है आपका जो वही क्लासिफिकेशन में सेकंड था। तो फ्राइड के अनुसार मानव जीव एक जटिल तंत्र है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा दोनों ही होते हैं, है ना। तो फ्राइड ने इन ऊर्जाओं से संबंधित ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए थे जो उसके डायनामिक एस्पेक्ट को बताते हैं। उनमें से पहला था मूल प्रवृत्ति, चिंता और मनोरचना, मेंटल मैकेनिज्म को बताया था। 3 पार्ट इसमें थे, फिगर में आपने देखा भी था। तो यहाँ पर देखिए मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। मूल प्रवृत्ति से फ्राइड का मतलब था जन्मजात शारीरिक उत्तेजना, एक एक्साइटेशन जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं। बताया है मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। मैकडूगल जी के बारे में आपने पढ़ा होगा मोटिवेशन में, जो मानव के सभी विचारों और क्रियाओं को करने के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही व्यक्ति में जो कई तरह के डिफरेंट टाइप के वेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, कई तरह की उसमें फीलिंग्स होती हैं, ये किसके द्वारा होती हैं, मूल प्रवृत्तियों के द्वारा होती हैं। तो फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा था, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। तो जीवन मूल प्रवृत्ति ये कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करते हैं, इसके अंतर्गत कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्य आते हैं, जैसे जो है रिप्रोडक्शन की बात आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत सभी तरह के ध्वंसात्मक कार्य, डिस्ट्रक्टिव और एग्रेसिव बिहेवियर का निर्धारण होता है। ये फ़र्क हो गया जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस भी कहा जाता है। टीचर भर्ती की यानी मतलब शिक्षक भर्ती की आपकी कोई भी परीक्षा है तो फ्राइड का सिद्धांत वहाँ पर ज़रूर है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ना इसकी थ्योरी में आ रहे हैं, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इरोस और थैनाटोस ये भी आपको जानना चाहिए कि जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहते हैं। अपने विशेष अहमियत के कारण फ्राइड ने जीवन मूल प्रवृत्ति से यौन मूल प्रवृत्ति को अलग करके, सेक्स इंस्टिंक्ट को अलग करके अपने सिद्धांत में अधिक फोर्स डाला और इसी से व्यक्तित्व विकास के लिए वे काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो इसी एनर्जी फोर्स को, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को ही लिबिडो कहा गया, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ना। लिबिडो भी अक्सर पूछा जाता है। तो क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति से अलग जो एक एनर्जी फोर्स है उसी को लिबिडो कहा गया। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखिए एंजाइटी, चिंता क्या होती है। फ्राइड के अनुसार चिंता एक ऐसी भावात्मक और दुखद अवस्था होती है, अनप्लेजेंट। दुख किसको अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। तो जो ईगो को खतरे से सतर्क करता है ताकि व्यक्ति वातावरण के साथ अनुकूली ढंग से व्यवहार कर सके। तो इन्होंने एंजाइटी के भी 3 प्रकार बताए थे, वास्तविक चिंता, तंत्रिकातापी चिंता और नैतिक चिंता। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए वीडियो। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक चिंता मतलब वास्तविक रूप से होती है, जो बाह्य वातावरण में व्याप्त खतरा जिसका आभास उसको हो जाता है, जैसे आग है, भूकंप है और ये जो वातावरणीय आपदाएं होती हैं इनसे व्यक्ति डर जाता है, यही होगी वास्तविक चिंता। तंत्रिकातापी चिंता जैसे कि आक्रामक इच्छाओं, कुछ ऐसा बिहेवियर होता है उसको नियंत्रित करने की चिंता, कहीं एग्रेसिव बिहेवियर हो गया उसका एकदम अपोजिट बिहेवियर दिखाई देता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसकी चिंता। और नैतिक चिंता के अंतर्गत जब ईगो को सुपर ईगो से दंड दिए जाने की धमकी मिलती है। सुपर ईगो क्या था, अभी पढ़ा हमने, आदर्शवादी सिद्धांत पे काम करता है, और ईगो क्या था, वास्तविकता के सिद्धांत को करता है। तो इसी तरह जब वहाँ से सुपर ईगो से कोई एक ऐसी पावर मिलती है तब नैतिक चिंता की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 प्रकार की चिंताएं। उसके बाद रक्षात्मक युक्तियाँ, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हैं, देखा भी था आपने 6 तरह की हैं, है ना। रक्षात्मक युक्तियाँ और व्यक्तित्व का विकास, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रक्षात्मक प्रक्रम जो होता है, इसके विचार का प्रतिपादन भी सिगमंड फ्रायड ने दिया था। डिफेंस मैकेनिज्म, ये काफ़ी पूछी जाती हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? अहम को चिंताओं से बचा पाता है। रक्षात्मक प्रकरणों का प्रयोग तो सभी व्यक्ति करते हैं, परंतु इसका प्रयोग अधिक करने पर व्यक्ति के व्यवहार में बाध्यता और स्नायु विकृति, मतलब एक तरह का गुण विकसित हो जाता है, एक तरह की बाध्यता, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि ये डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक निश्चित लेवल पे। और इसमें 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सभी रक्षात्मक प्रक्रम अचेतन स्तर पर कार्य करते हैं, और ऐसे रक्षात्मक प्रक्रम वास्तविकता के प्रत्यक्षण को, परसेप्शन ऑफ रियलिटी को विकृत कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये रियलिटी से परे होते हैं, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो आपको ठीक से समझना है, वो वहाँ से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।